उत्तरकाशी में आज हुए एक दुखद प्राकृतिक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जहां धराली गांव में बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। खीरगंगा नदी के उफान ने घर, होटल और कई जिंदगियां बहा दी। इस आपदा ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोरा बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हाल ही के दिनों में ऐसे हादसे कई ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर बादल फट रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हमसे ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट अतुल सती जी, जो हमें इस मुद्दे पर बताएंगे कि आखिर ये घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो सर आज की धन्यवाद जी सर उत्तरकाशी में आज की जो हमने घटना देखी है, जिस तरीके की भयावह घटना ये घटी, तो सर आजकल इस तरीके की घटनाएं इतनी आम क्यों हो गई हैं? पहले हम देखते थे कि भूस्खलन हुआ है या फिर बादल फटा है, वो बहुत बड़ी खबर मानी जाती थी कि कभी कभार होता है, पर आजकल बहुत यूजुअल हो गया है। सर ऐसा क्यों? पिछले कुछ समय में, पिछले 10-15 सालों में जब से हम देख रहे हैं कि मौसम के बदलने का जो फिनोमिना है, उसकी जो परिघटना है, उसका उसमें तीव्रता बनी है। धरती के गर्म होने के कारण मौसम में जो बदलाव की परिघटना है, उसने इन सबको बरसात को या कभी बहुत वृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि, कभी बिल्कुल वृष्टि नहीं है, कभी बहुत कम बारिश है। हिमपात का भी ऐसा ही हो गया है, हिमपात बहुत इरेगुलर, कभी बहुत ज्यादा पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, कभी बिल्कुल नहीं गिर रही है। उसकी वजह से हमारा जो फसल चक्र है वो बदल रहा है। जी हमारा जो वहाँ की वनस्पति है उस पर असर दिखने में आ रहा है। वहाँ पाए जाने वाली जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उन पर उसका असर हो रहा है। और जो आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में जो कहा जी कि पहले जो है ये बादल फटना, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट या अतिवृष्टि कह रहे हैं, ये कभी कभार साल में कहीं एक आध घटना कोई सुनने में आती थी। अब ये बिल्कुल फ्रिक्वेंट हो गया है, यानी एक ही बारिश के सीजन में 50 ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये हिमाचल में हमने ये देखा, जी उत्तराखंड में कई जगह ये हो गया है। बिल्कुल सर। पिछले साल उत्तराखंड में 12-13 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। और इस बार जो है ये बड़ी घटना, ये जो हमारा विकास का ढांचा हिमालय में खड़ा हो रहा है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, बड़ी चौड़ी सड़कों की योजनाएं और अन्य बांध परियोजनाएं, वो जो है, ये जो एक तो मौसम का बदलाव है, अतिवृष्टि है, और ऊपर से विकास का जो ये हमारा जो है विनाशकारी जो ढांचा खड़ा हो रहा है, ये इस परिघटना को और ज्यादा विनाशक बना देगा। एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि जो विकास है वही अब विनाश की शक्ल ले चुका है, विनाश का रूप ले चुका है। तो जो एक कुंटलों का कंक्रीट पहाड़ों में पहुंच रहा है, ये जो पहले कभी पहाड़ों में घर बनते थे, हम देखते थे आमूमन लकड़ियों के घर बनते थे, पहाड़ों की ये प्रथा होती थी। तो पहाड़ अब उस प्रथा को भूलते जा रहे हैं और कंक्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि पहाड़ों की जो ताकत है वो कम हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो बैलेंस है ना प्रकृति का, कि वहाँ जो एक संतुलन है प्रकृति का, वो बिगड़ रहा है। मतलब प्लेन से, मतलब मैदान के रास्ते जो है, हजारों टन जो है सीमेंट यहाँ पहुंच रहा है, उसका लोहा यहाँ पहुंच रहा है, अन्य सामान जो निर्माण सामग्री है वो पहुंच रही है। जबकि जो है हमारी जो प्रकृति है, जो वहाँ स्थानीय जो वातावरण है, वहाँ स्वयं जो है भवन निर्माण के या अन्य निर्माण की सामग्री मौजूद है। तो बाहर से जो सामग्री आ रही है, वो जो है वहाँ की बिल्कुल निश्चित तौर पर वहाँ के जो भार वहन क्षमता है धरती की, जो उसका संतुलन है, उसको बिगाड़ रहा है। और वो जो है न सिर्फ उस संतुलन को बिगाड़ रहा है, बल्कि जब ज्यादा निर्माण हो रहा है, तो वो निर्माण, जैसा कि हम यहाँ उत्तरकाशी वाली घटना में देख रहे हैं, वो निर्माण नदी के किनारे तक पहुंच जा रहा है। बिल्कुल नदी के तट तक जो है, बिल्कुल उसके मुहाने तक लोग जो है घर बना दे रहे हैं या वहां तक पहुंच जा रहे हैं।
जबकि जो है हम लोगों ने देखा कि 2013 की जब आपदा आई और उस आपदा के बाद ये वैज्ञानिकों की जब हाई पावर कमेटी बनी तो उन्होंने इस बात को कहा, उनकी रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि नदी से जो है आप दूर बसावट रखें। 200 मीटर का सरकार ने तय किया कि नदी से 200 मीटर के दूरी पर जो है तब तक घर नहीं बनने चाहिए, कोई निर्माण नहीं होना अच्छा चाहिए। सर। लेकिन हमने देखा कि 2013 के बाद जो है वो सब जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये पहला हादसा तो नहीं है जहां पर नदी के किनारे रिहायशी इलाका है। ऐसे हादसे हम पहले भी देख चुके हैं, मंडी में देख चुके हैं, मनाली में देख चुके हैं। फिर तो हम इंसान, हम मनुष्य प्रकृति की जगह लेना बंद क्यों नहीं कर देते? जब प्रकृति हमें बार बार चीख पुकार कर कह रही है कि मुझे मेरी जगह में बहने दो, आप अपनी जगह में रहो, तो हम प्रकृति की जगह में क्यों घुस रहे हैं? और सरकार इसका संज्ञान जब ले चुकी है, सरकार ने कहा कि आप नदी के रास्ते से इतना पीछे हटकर अपना आवास बनाइए, इतना पीछे हटकर मार्केट प्लेस बनाइए, तो उसके बावजूद भी ये काम कैसे चल रहे हैं धड़ल्ले से? नहीं, सरकार जो है उसका काम है ये जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है या पर्यावरण से जुड़े हुए जो संवेदनशील लोग हैं, तो वो ये एक्टिविस्ट लोग हैं, वो जब इस बात को कहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको लागू करवाना। रिपोर्ट तो आ गई, सरकार ने भी कहा कि भाई हाँ बात ठीक है कि 200 मीटर नदी की दूरी तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी सरकार की आंख के नीचे, उसी सरकार के नाक के नीचे सब निर्माण हो रहे हैं। वहां कोई प्रतिबंधित वो करते नहीं है, उन पर कोई रोक नहीं लगाते हैं। या बड़ी परियोजनाएं जो है वो घातक हो रही हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसको रोकें। लेकिन बजाय इसके वो जो है उन्हीं बड़े पूंजीपतियों के साथ, उनके साथ हैंड इन ग्लोव यानी उन्हीं के साथ सांठ गांठ करके ये सब होता है। तो बगैर सरकार की सहमति के तो ये निर्माण नहीं हो रहा है। तो बगैर सरकार की सहमति के तो जो पर्यटन में हम कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, उसमें मिसमैनेजमेंट है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। तो सरकार जब मैनेज नहीं कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, तो फिर ये सब हो रहा है। तो जिम्मेदारी तो अंत में जो है वो सरकार के दरवाजे पे आकर के ही खत्म होगी। जी सर। सर, और उत्तराखंड जैसी अति संवेदनशील जगह पर अगर ये नियम ले आया जाए कि वहां जो भवन निर्माण होंगे उनका ये पैरामीटर होगा, उनमें लकड़ियों का इस्तेमाल होगा, ना कि इतने भारी भरकम कंक्रीट का, तो क्या ऐसा करना संभव है? ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता था, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पहले तो हम लोग लकड़ी का घर बना रहे थे अपने यहाँ। लेकिन जो है जब से वन कानून आया और लोगों पर प्रतिबंध लग गया कि हम अपना ही जो मेरे खेत में उगाया हुआ जो पेड़ है, मैंने जिसको लगाया और मैंने जिसको पाला, उसको काटने की अनुमति मुझे नहीं। हम लोग जहाँ अपने घर में जोशीमठ में जो है घर बनाते हैं, तो हमको लकड़ी जो है तो ऋषिकेश से लानी है या चोरी करके लानी है, क्योंकि सरकार ने तो हमको लकड़ी उपयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया है। हम जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते, घास पत्ती चारा नहीं ला सकते। तो ये प्रतिबंधों ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो जाकर के जो है अब सीमेंट का और ये सरिया का और ये जो है उसका घर अच्छा बनाए, सर। अन्यथा जो है अच्छा सर, ये जो प्रतिबंध लगाया गया था जंगल से लकड़ी लाने पर, जंगल की जो वनस्पतियां हैं, जो मिनरल्स हैं उन्हें लाने पर, तो ये तो अच्छे के लिए ही लगाया गया था। अब शायद लोगों पर आम आदमी पर प्रतिबंध है, सरकार पर नहीं है, बड़े पूंजीपति पर नहीं है। वो तो लाखों पेड़ काट दे रहा है एक जल विद्युत परियोजना के लिए, एक सड़क निर्माण के लिए आपने लाखों पेड़ काट दे रहे हैं। अभी देहरादून से दिल्ली तक का जो मार्ग बन रहा है, उसी में हजारों पेड़ों को आप बलि दे रहे हैं केवल इसलिए कि जो है रास्ता थोड़ा 2 घंटा कम हो जाएगा। तो ये प्रतिबंध आम लोगों पर है, घर बनाने पर है, जलावन लकड़ी पर प्रतिबंध, लेकिन जो है बड़ी परियोजनाओं पर ये प्रतिबंध नहीं है, उनके लिए खुली छूट है। तो ये जो निर्माण वाला भी है, अगर वो जो है आम आदमी पर रोक है, लेकिन बड़े लोगों पर कोई रोक नहीं है, बड़े पूंजीपतियों पर उसके लिए कोई रोक नहीं। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे भूकंप होता है सर, भूकंप को पहले उसकी आहट की जा सकती है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, तो जो बादल फटने की जो प्रक्रिया है कि बादल फट गया, अतिवृष्टि हो गई, क्या इसके बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? अभी हमारे पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सर?
क्यों नहीं, बिल्कुल उपलब्ध है। जब 2013 की आपदा बिल्कुल आई, उसके बाद ये कहा गया कि आप जो है डॉपलर रडार जो है उत्तराखंड में कुछ जगह लगेंगे, जिनके जरिए आपको पहले पता चल जाएगा कि कहाँ बादल फटने वाला है, कब फटने वाला है। तो ये तो जो है सरकार करती है, रेड अलर्ट जारी करती है, वो ऑरेंज अलर्ट जारी करती है कि यहाँ जो है इतनी बारिश होने वाली है। और कुछ जगहों पर ये डॉपलर रडार लगे हैं उत्तराखंड में, और लगातार मौसम की चेतावनी जारी होती है। लेकिन जो है उसके बावजूद जो है सरकार का ध्यान आपदा आने के बाद के प्रबंधन पर है। जब आपदा आ जा रही है, जी। तब जो है कुछ लोगों को राशन दे दो, राहत पहुंचा दो, इस पर ज्यादा जोर है हमारे आपदा प्रबंधन विभाग का, बजाय इसके कि आपदा ना आए, आपदा आने से पहले जो सजगता होनी चाहिए वो नहीं है। तो वो जो है फिर ये जनहानि में और ये धनहानि में ये परिणित हो रहा है। जी, तो सर आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रिवेंशन से, क्योर से बेटर है कि आप जी, प्रिवेंशन करें, हाँ, कि आप आपदा आने प्रिवेंशन इज के बेटर देन बाद क्योर। के यस, फैसलों से यस। पहले उसे आने ही ना दें, उन पर काम करें। अच्छा सर, ये तो बात रही कि बिल्कुल। पहाड़ पहाड़ परेशान कितने हैं, पहाड़ों में परेशानियां क्या हैं। एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना जो चाहूंगा सर, वो है कि वापसी कैसे हो सकती है, पहाड़ों को एक बार से फिर स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए जो मेजर 5 स्टेप्स हैं, मैं आपसे वो मेजर 5 स्टेप्स चाहूंगा कि हमारी सरकार भी इस वीडियो को देखे और उन मेजर 5 स्टेप्स पे काम करे, जो पहाड़ों को एक बार फिर से जवान और जिंदा बनाने का काम करेंगे। नहीं नहीं, अब एग्जैक्टली 5 स्टेप्स हैं कि नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमको जो भी योजना बनानी है पहाड़ के लिए, उसमें ये जो नया फिनोमिना है मौसम के बदलाव का, धरती के गर्म होने के चलते जो मौसम में ये बदलाव आए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए ही, इसको सेंटर में रखते हुए ही एक तो हमको नियोजन करने की जरूरत है, वहां योजना बनाने की जरूरत है। नंबर 2, हमको जो है बड़े निर्माण कार्यों से तत्काल उनको प्रभाव से उनको रोकना होगा। बड़े निर्माण कार्यों को, बड़ी परियोजनाओं को, बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें, बहुत ज्यादा सुरंग आधारित परियोजनाएं, चाहे वो रेलवे की परियोजना हो या बाकी योजनाएं, उनको जो है तत्काल जो है उस पर हमको रोक लगानी होगी। जी पहाड़ में जो पर्यटन है या यात्रा है, चार धाम की यात्रा जो उत्तराखंड में हो रही है, या बाकी जगह हिमालय में जो पर्यटन हो रहा है, उसको भी हमको ठीक से प्रतिबंधित या प्रबंधित करने की जरूरत है। उसका ठीक से प्रबंधन होना चाहिए, जितनी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। यानी कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में या मसूरी में, नैनीताल में एक समय में जितने लोग ठीक से रह सकते हैं, जिनकी व्यवस्था हो सकती है, उतने लोगों को आपको लाना होगा। तो और जो वहाँ की प्रकृति है, वहाँ का वातावरण है, उस पर आधारित उसको संतुलन के साथ वहाँ योजनाएं बननी चाहिए। वहाँ जी जो आप विकास योजनाएं बना रहे हैं, उसके केंद्र में वहाँ का आदमी हो, हिमालय का आदमी, पहाड़ जी का आदमी। आप जो है केवल जो है बड़े पूंजी के लाभ के लिए, लालच के लिए आप योजना बनाएंगे, तो ये आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो और जो बाकी लोग जो ये यहाँ के पर्यावरणविद हैं, यहाँ जो भूवैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं उसको सुनने की जरूरत है, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जी सर। अच्छा सर, जब बादल फटता है, कहते हैं कि बादल फट गया कहीं पर, तो सर उसमें अमूमन कितनी बारिश हो जाती है, कितना पानी एकदम से फ्रीक्वेंटली आसमान से धरती पर आ जाता है? इतना पानी तो वो जो है वो वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई इतना मिलीमीटर से ज्यादा पानी, मतलब एक समय में एक खास स्थान पर अतिवृष्टि का हो जाना, यानी बहुत ज्यादा बारिश का हो जाना, वो जो अतिवृष्टि हो रही है वही बादल फटने की घटना है ना, जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं ना, उसमें कोई बादल, तो वही उसका वो है। अलग अलग पैमाना है कि मतलब कितनी बारिश एक समय में हो रही है, तो वो लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं हो रही है। यहाँ भी जो हुआ है ये उत्तरकाशी वाले में, 3 जगह ये घटना एक ही दिन में हुई। एक ये धराली में हुआ है, एक सुकी टॉप में हुआ है, आर्मी कैंप के पास हर्षिल में हुआ है, और न सिर्फ यहाँ हुआ है बल्कि चमोली जिले में भी एक हुआ है। अब तो क्योंकि ध्यान सारा उत्तरकाशी में चला गया है, लेकिन उसके अलावा जो है आज ही के दिन पर जी उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर यह अतिवृष्टि की घटनाएं हुई हैं। चमोली जिले में ये हुआ है, या उत्तरकाशी में हुआ है, और एक जगह और जो है वो जी। अतिवृष्टि हुई। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि एक कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसके जरिए सरकार
ऐसे अति संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट मैसेजेस भेज सके या फिर एसएमएस कर सके, ऐसी घटना होने से पहले उन्हें सचेत कर सके, क्योंकि जिससे लोग ऊंची स्थानों पर जा सके। हमने इस हादसे में भी देखा कि कुछ लोग जो थे वो ऊंचे स्थानों से वीडियो बना रहे थे, जो नीचे थे लोग उनका, तो वो पहले ही ऊंचे स्थान पर पहुंच गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं से अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर फिर भी वहां पर कुछ लोग जो अनजान थे वो शायद इस प्रलय में बह गए। नहीं, ये जो घटना हुई है इसमें तो बहुत कम उनके पास समय है। हम एक वीडियो में देख रहे हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और जो है 30 से 40 सेकंड के बीच में ये घटना हो गई है कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी जान बचा पाए। लेकिन ये जो अलर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार तो जो है हमारे मोबाइल पर हर दिन ये मैसेज आता है कि अब जो है मौसम का अलर्ट जो है जारी होता है और सबके मोबाइल पर उसका एसएमएस आता है। लेकिन जो है उसके बावजूद अगर ये जो अलर्ट वाला है, ये तो सरकार का की जिम्मेदारी थी कि भाई वहां जो है मौसम ऐसा हो गया है, वहां जो है क्योंकि वो तो सैटेलाइट पिक्चर्स में सब दिखाई देता है कि जहां कहाँ बादल संघनित ज्यादा हो गया है, कहाँ ये ऐसे होने की संभावना है, ये रहता है। ये अलर्ट जारी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वो करते नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है इंतजार कर रहे हैं कि आपदा आए और तब हम राहत का कार्य करें, बजाय इसके कि आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी हो, उनको बचाने की कोशिश हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसी तकनीक, ऐसे वैज्ञानिक विधि हमारे पास है। हमने उड़ीसा में देखा तूफान आने से पहले लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। एक भी आदमी उसमें हताहत नहीं हुआ। इतना बड़ा तूफान उड़ीसा में आया। यह समुद्र तट पे आने वाले तमाम तूफानों को लेकर के जिस तरह से अलर्ट जारी होता है और उसमें बचाव किया जा सकता है, पहाड़ों में भी किया जा सकता है। लेकिन जो है सरकारों की जो असंवेदनशीलता है, उनका अकर्मण्यता है, वो जो है इसको ऐसी घटनाओं को बार बार इसका दोहराव हो रहा है। ये दुख का विषय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो 2-3 बातें यहाँ से बड़ी निकल कर आई हैं जो आपने बताई हैं, एक पहली तो वो ये है कि पहाड़ों पर जो हैवी कंस्ट्रक्शन है, जो हैवी कंक्रीट साइट्स बन रही हैं, उन पे रोक लगाई जाए। दूसरा सर, जो आपकी तरफ से चीज निकल कर आई है वो ये है कि पहाड़ों पर जिस तरीके से नदी किनारे एंक्रोचमेंट हो रहा है, नदी किनारे कब्जा हो रहा है, नदी के रास्ते कवर किए जा रहे हैं, उन पर सरकारें ध्यान दें, लोगों को वहां से दूर करें और नदी को बहने का उसका पूरा रास्ता दें, है ना सर। और जो तीसरी चीज आप ही की तरफ से निकल कर आई है वो चीज ये आई है कि सरकार को हादसे के बाद से होने वाली चीजों से ज्यादा फोकस हादसे से पहले करना चाहिए कि अब वो हादसा हो ही ना। जी, तो सर यहाँ से ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने आज हमें बताई हैं, हमें दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जुड़े हमारे साथ इस मुद्दे पर, क्योंकि सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज अभी तक हमें ये नहीं पता कि कितनी जानें इस हादसे में गई हैं, वो नंबर भी बड़ा हो सकता है, और आए दिन ऐसे हादसे हम देखते रहते हैं, तो उन्हें सरकारों को निपटने में इससे बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट अतुल सती जी मौजूद थे। उन्होंने आज जो उत्तरकाशी में घटना घटी है उसको लेकर हमें अच्छे से एलैबोरेट किया, हमें बताया कि आजकल बादल फटने की घटना इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, भूस्खलन की घटना इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है। तो आप इस बातचीत में जितने भी पॉइंट्स थे उनसे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी पहाड़ों को दोबारा जवान जिंदा करने का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।